हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने वीक एसिड, वीक बेस का आयोनाइजेशन कांस्टेंट जो था उसके बारे में पढ़ा था। उसका अल्फा कैसे निकालते हैं, वहां से H3O+ कैसे मिलेगा, OH- कहां से आएगा, वहां से pH, POH, ये सारे टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए हैं। उसके बाद हमने Ka और Kb के बीच जो रिलेशन है वो भी डिराइव कर दिया। द मीडिएटर दैट इज Kw, द Ka इंटू Kb इज इक्वल टू Kw। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आज हम वही टॉपिक के बेस पे एक नया टॉपिक हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। ओके, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर MCQ। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, एसिड का सिंबल अभी मैं ले रहा हूं Ha। ओके, मतलब एसिड की जो स्ट्रेंथ होती है, मतलब वो किस बेस पे डिपेंड होती है। तो एक सिंपल लॉजिक है कि मान लो कि ये हाइड्रोजन है और ये ए है। अब दोनों के बीच में बॉन्डिंग है। अब ये बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग होगा, लिसन, ये बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना H इजीली रिलीज नहीं होगा। इसका मीनिंग हुआ इफ बॉन्ड between H and A is strong, then acid is weak। ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग रहेगा, लिसन, बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग होगा बिटवीन दिस टू, तो इतना हाइड्रोजन इजीली रिलीज नहीं होगा। अब इजीली रिलीज नहीं होगा, इसका मीनिंग हुआ वो वीक एसिड हो गया। क्लियर? तो ये याद रखना, ज्यादातर स्टूडेंट बहुत गलती करते हैं, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग, ऐसा नहीं है। बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया तो एसिड वीक हो जाएगा, और बॉन्ड वीक है तो एसिड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर? बॉन्ड वीक है मतलब कि हाइड्रोजन इजीली रिलीज हो जाएगा वाटर में, और जितना H+ ज्यादा मिलेगा, इजीली अवेलेबल होगा, वो एसिड स्ट्रॉन्ग होता है। ओके, तो पूरी जो बात थी वो बॉन्ड पे आ गई। ओके, सो फैक्टर्स, तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। ओके, तो बेसिकली हमें पढ़ना क्या है, ये जो एसिड की स्ट्रेंथ ही पढ़ना है, लेकिन एसिड की जो स्ट्रेंथ है वो बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है उस पर डिपेंड है। तो अब वहां पे फोकस करने जा रहे हैं कि ये जो बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो किस पे डिपेंड है। तो यहाँ पे हमारे पास दो फैक्टर है और दोनों फैक्टर हम वन बाय वन पढ़ने जा रहे हैं। ओके, सो फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। सो फर्स्ट फैक्टर दैट इज साइज ऑफ ए। साइज ऑफ ए मतलब ये जो ए है उसकी साइज उस पे डिपेंड है। तो ए जो फैक्टर है वो पर्टिकुलर हम कंसीडर करेंगे फॉर ग्रुप। आप बोलोगे सर ये क्या है, तो एग्जांपल जो मैं लेने जा रहा हूं दैट इज फॉर ग्रुप। तो यहां पे मान लो कि मैंने Ha, ये मेरा एसिड है। अब इसमें हाइड्रोजन तो कॉमन है। अब अभी मैं बात करने जा रहा हूं किस ग्रुप की, 17th ग्रुप की मैं बात कर रहा हूं। उसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो यहां पे देखो, तो एज अ ए मुझे क्या लेना है, फर्स्ट मेंबर फ्लोरीन दैट इज HF, उसके बाद सेकंड मेंबर HCl, देन HBr और लास्ट में होगा HI। ये चारों एसिड है। चारों में आप देखो हाइड्रोजन दैट इज कॉमन, ओके, बट A इज डिफरेंट एंड A मींस हेलोजन। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लियर? ओके, अब यहाँ पे ये चारों जो मेंबर है वो ग्रुप के मेंबर है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो यहाँ पे हमें साइज पे फोकस करना है, तो साइज को प्रायोरिटी देनी है। इट मींस
मान लो कि हाइड्रोजन तो सब में कॉमन है, चलो H सब में कॉमन है, मतलब हाइड्रोजन की जो साइज होगी वो तो फिक्स हो गई। चलो अब ग्रुप का कॉन्सेप्ट क्या है वो भी क्लियर है, आपने थर्ड चैप्टर पढ़ा है। इफ यू गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम द साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस, तो इसका मीनिंग हुआ फ्लोरीन की जो साइज है, फ्लोरीन की साइज छोटी होगी, क्लियर, क्लोरीन की थोड़ी और बड़ी होगी, ब्रोमीन की और भी बड़ी होगी, और आयोडीन की सबसे ज्यादा होगी, क्लियर। तो इसका मीनिंग होता है ये जो HI है, HBr, HCl और HF, क्लियर। तो HI में आप देखो बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो गई, और बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा उतना बॉन्ड वीक, बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा होगी उतना बॉन्ड वीक होगा, और बॉन्ड जितना वीक होगा उतना एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। तो यहाँ पे ये चारों में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन, तो आंसर आएगा HI, ओके। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, तो सबसे पहले आएगा HI, उसके बाद आएगा HBr, then HCl and then HF, okay. So if you compare these four, then HI is a strong acid. The reason behind is size of iodine is more, so bond length between hydrogen and iodine, that is more, bond length is more, it means bond is weak, bond weak, acid strong, clear। तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ये चारों में स्ट्रॉन्ग एसिड HI है और HF जो है वो वीक एसिड है, मतलब ए फैक्टर को कंसीडर कम करना है जब एग्जांपल्स जो आपको दिए हैं एमसीक्यू में पर्टिकुलर वो ग्रुप के मेंबर हो, तब इसको कंसीडर करना है। दूसरा भी एक फैक्टर है, लेकिन अभी मैंने साइज को इंपॉर्टेंट दिया है, ओके। अब दूसरा जो फैक्टर है वो भी मैं बता रहा हूं, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे भी डिपेंड है। अब ये जो फैक्टर है वो हमें कंसीडर करना है फॉर नॉट ग्रुप, फॉर पीरियड के लिए हमें लेना है। तो यहां जो हम एग्जांपल लेंगे वो एज अ पीरियड के एलिमेंट होंगे। तो एग्जांपल में ले रहा हूं अभी, मान लो कि कार्बन, एटॉमिक नंबर 6, कार्बन के बाद कौन होता है नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन और उसके बाद फ्लोरीन। इसका नंबर आपको पता है 6 है, इसका 7 है, इसका 8 है और इसका 9 है, और ये हमारा A है, क्लियर। अब इसके साथ हम हाइड्रोजन को अटैच करने हैं, तो कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन होंगे, इट मीन CH4, ओके। यहाँ पे नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, मतलब NH3 नाम सुना है आपने, ऑक्सीजन मतलब H2 आपने सुना है, 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, ये 4 मेरे लिए है, ठीक है। अब इसमें जो बॉन्ड रहेगा बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, 4 बॉन्ड हो गए, लेकिन अभी मैं एक ही फोकस कर रहा हूं। यहां पे जो बॉन्ड होगा दैट इज बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, यहां पे ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, और यहां पे फ्लोरीन एंड हाइड्रोजन। यहां पे साइज को कंसीडर नहीं करना है वरना उल्टा हो जाएगा, ठीक है। इसकी पीरियड में साइज का कॉन्सेप्ट क्या है, लेफ्ट टू राइट साइज विल डिक्रीज, तो इसकी साइज ज्यादा रहेगी, तो ऐसा मत बोलना कि ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसमें उल्टा होगा। इसमें आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना है। अब आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन तो सब में कॉमन है, तो हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो तो सेम है सब में। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, हाउ मच 4, थर्ड चैप्टर पढ़ा होगा। ऑक्सीजन 3.5, 0.5 कम कर दो, यहाँ पे नाइट्रोजन की 3, इसकी है 2.5, और हाइड्रोजन तो सब में कॉमन है। तो इसका मीनिंग होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सबसे ज्यादा जो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस वो कहां पे आएगा, वो यहां पे आएगा। मान लो कि हाइड्रोजन 2.1 है, चलो ऐसा मान लेते 2.1, 2.1, 2.1, 2.1, ओके। तो यहां पे मुझे बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सबसे ज्यादा डिफरेंस यहां पे आ रहा है। अब यहां पे आएगा, इसका मीनिंग हो जाता है कि यहां पे जो पार्शियल चार्ज है डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, सबको पता है। मान लो कि ये हाइड्रोजन क्या रहेगा, डेल्टा प्लस, ये रहेगा डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस।
लेकिन ये जो पार्शियल चार्ज की जो वैल्यू है वो सबसे ज्यादा यहाँ पे होगी। यहाँ पे मान लो कि +0.9 है तो ये -0.9 होगा, ये 0.8 है, ये 0.7 है, ये 0.6 होगा। तो सबसे ज्यादा जो पार्शियल चार्ज है वो यहाँ पे आएगा। और पार्शियल चार्ज के बाद आता है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट की फॉर्मूला दैट इज म्यू। और डाइपोल मोमेंट कैसे फाइंड करते हैं, तो उसके लिए हमें पार्शियल चार्ज और बॉन्ड लेंथ इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना होता है। ओके, लेकिन ये सारे जो मेंबर है वो पीरियड के हैं, तो हमें बॉन्ड लेंथ को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना है। तो आपका जो आंसर है वो यहां से डिसाइड होगा, पार्शियल चार्ज से होगा। तो सबसे ज्यादा पार्शियल चार्ज यहाँ पे आता है और इसीलिए इसकी इफेक्ट कहां पे आएगी, डाइपोल मोमेंट पे। और जितनी डाइपोल मोमेंट ज्यादा उतना बॉन्ड वीक। तो मुझे बताओ इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन, HF। तो यहां पे लिख रहा हूं मैं स्ट्रेंथ। तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसकी होगी, HF की, उसके बाद H2O, उसके बाद एमोनिया और लास्ट में CH4। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। यहां पे हमें इंपॉर्टेंस किसको देना है, बॉन्ड लेंथ को देना है। मतलब डाइपोल मोमेंट के बेस पे आ जाता है, जिस बॉन्ड की डाइपोल मोमेंट ज्यादा रहेगी वो बॉन्ड वीक होता है। और डाइपोल मोमेंट जो होता है वो दो पैरामीटर पे डिपेंड है। डाइपोल मोमेंट, वन दैट इज पार्शियल चार्ज एंड सेकंड दैट इज बॉन्ड लेंथ। लेकिन ये दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो डाइपोल मोमेंट डिसाइड कर रहा है। लेकिन जब आप कंपैरिजन ग्रुप की कर रहे हो तो ए फैक्टर मेजर है और ए माइनर है। और जब पीरियड की हम बात करेंगे तो ए मेजर है, ए माइनर है। बात समझ में आ रही है? ओके, तो कब कौन सा फैक्टर हमें कंसीडर करना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो मेनली ये एमसीक्यू लेवल का ही टॉपिक है। फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डिपेंड्स ऑन स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डिपेंड ऑन स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। क्योंकि बॉन्ड इफ स्ट्रॉन्ग है तो एसिड वीक होगा, बॉन्ड वीक है तो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। मतलब पूरा जो पॉइंट था वो बॉन्ड पे आ गया। ओके, और बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो डाइपोल मोमेंट डिसाइड करता है। और डाइपोल मोमेंट दो फैक्टर पे डिपेंड है, बॉन्ड लेंथ एंड पार्शियल चार्ज। बॉन्ड लेंथ को कंसीडर कब करना है, मतलब बॉन्ड लेंथ जो है वो साइज पे डिपेंड होती है। तो जब आप मेंबर पीरियड के लेते हो तब बॉन्ड लेंथ के बेस पे आंसर निकालना है। और जब ग्रुप के मेंबर हो, और पीरियड के मेंबर हो तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे जाना है और उसकी इफेक्ट आएगी चार्ज पे। क्लियर? तो एक पार्ट है दैट इज फॉर एमसीक्यू, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो ये सबका क्लियर होना चाहिए। ओके, अब ये टॉपिक के बाद एक दूसरा टॉपिक भी मैं साथ में ही ले रहा हूं, दैट इज कॉमन आयन इफेक्ट। ओके, और कॉमन आयन इफेक्ट जो है वो भी मैं आपको साथ में ये लेक्चर में कवर कर लेते हैं। इसका एक फोटो ले लो, चलो पहले। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इजी भी है, ये भी एमसीक्यू लेवल पे आ सकता है। कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट। ओके, तो दो पॉइंट में बताने जाओ, वन फॉर सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड, अनदर फॉर सॉल्यूशन ऑफ वीक बेस। तो उसको क्वेश्चन फॉर्म में ये टॉपिक को हम पढ़ते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ CH3COONA that is सोडियम एसीटेट। अभी आपने ऑर्गेनिक पढ़ा नहीं है लेकिन याद रखना है ये सोडियम एसीटेट है। इफ सोडियम एसीटेट is added into aqueous solution of CH3COOH acidic acid, then dash 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 क्या होगा। तो पहले क्वेश्चन को माइंड में सेट करो कि हमारे पास सॉल्यूशन है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, मतलब हमारे पास एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, उसमें इक्विलिब्रियम कंडीशन भी आ गई है, उसमें पीएच भी फिक्स हो गई है, मतलब पूरा सेटअप परफेक्ट है।
अब कोई आके उसमें सोडियम एसीटेट डाल देता है तो उससे कौन कौन से चेंजेस आ सकते हैं वो हमें पढ़ना है। ओके, तो बहुत ही सिंपल है। तो मान लो कि पहले एसिडिक एसिड का सोल्यूशन है, मतलब ऐसा होगा CH3COOH प्लस H2O gives CH3COO माइनस प्लस H3O प्लस। ठीक है, अब इसमें कंडीशन है और इसका जो कांस्टेंट होता है दैट इज Ka, तो वो भी मैं लिख देता हूं CH3COO माइनस H3O प्लस और यहाँ पे CH3COO। चलो, ये जो पार्ट है दैट इज बिफोर एडिंग CH3COO Na, मतलब अभी हमने सॉल्यूशन में सोडियम एसीटेट ऐड नहीं किया है, मतलब आपने एसिटिक एसिड का ही सॉल्यूशन बनाया है, उसमें कंडीशन भी आ गई दैट इज इक्विलिब्रियम कंडीशन और वो कंडीशन पे पूरा सेटअप है। ओके, अब देखो हम क्या कर रहे हैं, इफ CH3COO Na added into सॉल्यूशन। चलो, अब हमने ली चेटेलियर प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है। ओके, अब आप सोडियम एसीटेट को पानी में डाल रहे हो तो उससे होगा क्या, तो सोडियम एसीटेट जो है CH3COO ने उसको आपने पानी में डिसॉल्व किया तो उससे हमें क्या मिलेगा CH3COO माइनस और यहां से Na प्लस। इसका मीनिंग क्या हो जाता है, CH3COO माइनस ऑलरेडी सॉल्यूशन में है। ली चेटेलियर आपको याद करना है, सोडियम एसीटेट CH3COO माइनस ऑलरेडी सॉल्यूशन के अंदर है, बात समझ में आ रही है। और अब बाहर से जब ऐड करते हो तो CH3COO माइनस जो है इसका कंसंट्रेशन हुआ वो इंक्रीज हो गया, CH3COO माइनस का कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ तो CH3COO माइनस से दैट इज कॉमन आयन। ओके, अब एक कॉमन आयन की इफेक्ट आएगी वो मैं अभी बता रहा हूं, स्टेप वाइज, बहुत ही सिंपल है। ओके, तो CH3COO माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ गया। ओके, अब उससे सिस्टम को क्या आएगा, गुस्सा। तो अकॉर्डिंग टू ली चेटेलियर प्रिंसिपल सिस्टम ट्राइज टू डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस। आपने CH3COO माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ाया तो सिस्टम क्या करेगी, CH3COO माइनस को कम करेगी। अब मुझे बताओ CH3COO माइनस तो राइट हैंड साइड में है, मतलब प्रोडक्ट है। अब सिस्टम को प्रोडक्ट कम करनी है तो न्यू इक्विलिब्रियम जो होगा वो बैकवर्ड में होगा। ओके, सो न्यू इक्विलिब्रियम इन बैकवर्ड डायरेक्शन, न्यू इक्विलिब्रियम इन बैकवर्ड डायरेक्शन। अब बैकवर्ड डायरेक्शन में जब नया इक्विलिब्रियम होगा तो CH3COO माइनस तो डिक्रीज ही होगा लेकिन साथ में H3O प्लस भी डिक्रीज होगा, क्योंकि अकेला थोड़ी बैकवर्ड में जाएगा, ये दोनों कंबाइन होंगे उसके बाद वो वहां पे जाएगा। इसका मीनिंग हो जाता है H3O प्लस का कंसेंट्रेशन डिक्रीज होगा। अब H3O प्लस डिक्रीज होगा तो इसकी इफेक्ट कहां पे आएगी, पीएच पे आएगी। हाँ सर, ये बात भी सही है। H3O प्लस और पीएच के बीच में कैसा रिलेशन था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे पीएच इंक्रीज होगी, मतलब मान लो कि बिफोर एडिंग, यहाँ पे बिफोर एडिंग पीएच कितनी थी, सपोज 2 थी, सपोज, तो अब क्या होगा, पीएच इंक्रीज होगी। ओके, पीएच इंक्रीज होगी तो पीओएच क्या होगा, वो डिक्रीज होगा, क्योंकि पीएच और पीओएच में भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है और उसकी इफेक्ट की को होगी, सो के स्टिल रिमेन्स कांस्टेंट, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगी बिकॉज कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, और यहां पे हम कहीं पर भी टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे, ये बात क्लियर होनी चाहिए। ओके, तो ये इफेक्ट को बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट इन एसिडिक सॉल्यूशन। ये जो एग्जांपल मैंने आपके सामने रखा है वो एसिडिक सॉल्यूशन का है, मतलब पहले पीएच थी बिलो 7 ही थी, सपोज 2, और सोडियम एसीटेट डालने के बाद पीएच इंक्रीज हो रही है तो उसका रीजन देना है, सिंपल। ओके,
तो सोडियम एसीटेट में से ए आयन निकलेंगे दो. वी आर इंटरेस्टेड इन दिस वन. सो दिस आयन इज कॉमन आयन. तो आपने कॉमन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ाया, सिस्टम उसको कम करेगी, उसके लिए उसको बैकवर्ड में जाना पड़ेगा. बैकवर्ड में CH3COO- अकेला नहीं जाएगा, साथ में H3O+ भी जाएगा. H3O+ डिक्रीज होगा, pH इंक्रीज होगी, POH डिक्रीज होगा, Ka remains constant. Finish. So this is common ion effect in acidic solution. और ऐसे ही common ion effect हम बेसिक सॉल्यूशन में भी पढ़ सकते हैं. तो सबसे पहले इसका एक फोटो ले लो. चलो, ठीक है. चलो, बहुत इजी है. एसिड और बेस के रिलेटेड जो भी टॉपिक है, मेन जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको अभी बता रहा हूं. ओके, चलो सेकंड. अब बेस का लेते हैं. इफ NH4Cl ammonium chloride, if NH4Cl is added into aqueous solution of ammonia, then ऐसा सिंपल क्वेश्चन है. ओके, तो अभी हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो एमोनिया का है. सो एमोनिया प्लस H2O. वी नो एमोनिया इज अ बेस. तो एमोनिया H+ क्या करता है, एक्सेप्ट करेगा. सो NH3 कन्वर्ट इनटू NH4+ एंड OH-. व्हाट अबाउट कांस्टेंट, दैट इज Kb. Kb इज इक्वल टू NH4+ OH- देन NH3. तो यहाँ पे पूरा सेटअप हो गया है. ऑलरेडी इक्विलिब्रियम कंडीशन वेसल में है, सॉल्यूशन में है. अब इसको हम डिस्टर्ब कर रहे हैं बाय एडिंग NH4Cl. तो अब हमने क्या किया, हमने NH4Cl ऐड किया. ओके, अब NH4Cl जब आप ऐड करोगे तो यहाँ देखो, NH4Cl undergoes ionization and convert into NH4+ and Cl-. अब NH4+ यहाँ से ऐड हुआ तो ऑलरेडी NH4+ सॉल्यूशन में है and that is common ion. It means हमने क्या किया, NH4+ का कंसंट्रेशन इंक्रीज किया. So according to Lee-Chatelier principle, system tries to decrease concentration of NH4+, and for that new equilibrium established in backward direction, क्योंकि NH4+ को कम करना है. अब बैकवर्ड डायरेक्शन में NH4+ अकेला नहीं जाएगा, साथ में कौन जाएगा, OH-. तो OH- का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, सो POH का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, pH जो है वो डिक्रीज होगी, और Kb जो है दैट रिमेन्स कांस्टेंट. Kb रिमेन्स कांस्टेंट. तो इस बेस पे हम पढ़ सकते हैं. एंड दिस टॉपिक रिलेटेड विद कॉमन आयन इफेक्ट. ओके, तो आज के लेक्चर के साथ पार्ट 3 में जो मैंने आपको बताया था कि हम वीक एसिड डालेंगे और वीक बेस डालेंगे, तो वो टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है. ओके, तो सारे टॉपिक जो हमने पढ़े अब तक वो एसिड और बेस के रिलेटेड है, और उससे रिलेटेड जो भी छोटे छोटे एमसीक्यूज है वो हम ऑलरेडी एमसीक्यू के लेक्चर में हम डिस्कस कर सकते हैं. नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो एक नए टॉपिक के साथ होगा. उसमें मैं सॉल्ट के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं. ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एक नए टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे रिगार्डिंग सॉल्ट. थैंक यू वेरी मच.